नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस फ्रिज का फ्रीजर बॉक्स हमने बदली कर दिया है और ये इस फ्रीजर बॉक्स का कैपिलरी ट्यूब है और ये सक्शन ट्यूब है। इस सक्शन ट्यूब को इस सक्शन पाइप के साथ हमें कनेक्ट कर देना है। ये कंप्रेसर भी हमने दूसरा चेंज किया है, पहले वाला कंप्रेसर इसका ख़राब हो चुका था। ये इस कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन है और ये है डिस्चार्ज लाइन जिसके साथ इस फ्रिज का कंडेंसर कनेक्ट किया हुआ है। गैस चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले इस कंडेंसर का फ्लशिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इस फ्रिज का जो पुराना कंप्रेसर था वो हमने इसलिए बदली किया है क्योंकि वो कंप्रेसर जो था वो डिस्चार्ज लाइन से ऑयल छोड़ रहा था। हो सकता है कि ये ऑयल पूरा कंडेंसर पाइप में चला गया होगा, इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इसका जो फ्लशिंग है वो ठीक तरह से करना चाहिए। इस कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन मैंने कंडेंसर के पाइप के साथ ब्रेजिंग कर दिया है। अभी मैंने कंप्रेसर को ऑन कर दिया है, तो इसको जब हम फ्लश करते हैं तो देखते हैं कि इसमें देखिए कितना काला काला सा बाहर आ रहा है। इसका मतलब इस कंडेंसर में पूरा जो ऑयल हो या फिर मॉइस्चर हो इस भरा पड़ा हुआ है, गंदगी भी भरी पड़ी हुई है। इसलिए ये पूरा जो पेपर मेरे हाथ में है ये पूरा काला हो चुका है। देखिए, जैसे ही मैं इसको फ्लश कर रहा हूँ ये पूरा गंदगी इस कंडेंसर से बाहर आ रही है। तो जब तक ये गंदगी ख़त्म नहीं होती तब तक हमें फ्लश करते रहना है। और जब कंडेंसर से अगर ऑयल आ रहा है तो इसका मतलब खाली इस तरह के फ्लशिंग से ये पूरा ऑयल निकलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको मैं एक अलग से ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो पूरी तरह से ये जो कंडेंसर है वो साफ़ हो जाएगा, ताकि आगे हमें गैस चार्जिंग करने के बाद इस फ्रिज में कोई भी चोकअप की समस्या नहीं आएगी। फ्रिज के कंडेंसर को फ्लश करने की ये कॉमन प्रोसेस है। जितना हो सके इस प्रोसेस से हम इसकी ऑयल जो है बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर ये पूरी तरह से साफ़ नहीं होता है तो ब्रेजिंग टॉर्च से कंडेंसर को हीट करना है। वो किस तरह से हीट करके इसके अंदर का जो पूरा ऑयल मॉइस्चर सब है वो निकालना है, वो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके लिए एक ब्रेजिंग टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी और इस ब्रेजिंग टॉर्च की मदद से इस कंडेंसर को हल्का सा गर्म करते जाना है। जैसे जैसे कंडेंसर हीट होता जाएगा वैसे वैसे कंडेंसर के अंदर जो ऑयल अटका हुआ है या फिर मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर जो है वो भाप बन के बाहर निकलेगा और जो ऑयल है वो जल के उसका धुआं धुआं होके बाहर निकलेगा। और अगर कोई लिक्विड ऑयल बचता भी है तो भी वो लिक्विड के रूप में नीचे गिरने लगेगा। देखिए, मैं यहाँ ब्रेजिंग टॉर्च की मदद से ये पूरा कंडेंसर को हीट कर रहा हूँ और आप यहाँ देख रहे हो कंडेंसर का जो दूसरा एंड है वहाँ से पूरा धुआं धुआं बाहर निकल रहा है। इसका मतलब इसके अंदर का जो ऑयल है वो जल के उसका धुआं होके वो सब बाहर निकल रहा है और कुछ जो लिक्विड ऑयल है वो भी नीचे आपको गिरा हुआ दिखाई देगा। इस तरह से जब तक ये पूरा धुआं और ऑयल गिरना बंद नहीं होता है तब तक ये इसको थोड़ा थोड़ा करके हीट करते जाना है और पूरी तरह से धुआं और ऑयल आना बंद हो जाएगा, तभी ये कंडेंसर जो है ये पूरी तरह से साफ़ हो गया समझना। इस फ्रिज का जो पुराना कंप्रेसर था वो हमने इसलिए बदली किया है क्योंकि वो कंप्रेसर पूरा डिस्चार्ज लाइन से ऑयल छोड़ रहा था और जिसकी वजह से इस कंडेंसर में पूरा ऑयल भर रहा है। अगर ज़्यादा ही ऑयल अगर इसमें है तो हम कंडेंसर नया भी लगवा सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको ये फ्लशिंग इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए कि अगर फ्लशिंग जो कॉमन प्रोसेस है फ्लशिंग की उससे अगर ये पूरी तरह से साफ़ नहीं होता है तो किस तरह से इसको साफ़ करना है। ठीक है, तो मैंने ब्रेजिंग टॉर्च की मदद से जितना भी उसके अंदर ऑयल था वो निकालने की कोशिश की है। अभी एक बार जो कॉमन प्रोसेस है फ्लशिंग की उसकी मदद से आपको दिखाता हूँ फ्लश करके कि जो पहले पूरा काला काला होता था वो अभी पूरा कम हो गया है। ठीक है, ये देखिए अभी कुछ भी इसमें से बाहर नहीं निकल रहा है। अब देखिए, जब भी मैं इसको फ्लश कर रहा हूँ तो उसमें से कुछ भी अभी गंदगी बाहर नहीं निकल रही है। इसका मतलब जो ये कंडेंसर है पूरी तरह से साफ़ हो गया है। अब मैं आगे इसकी जो गैस चार्जिंग की प्रोसेस है वो कर सकता हूँ।
कंडेंसर को पूरी तरह से फ्लशिंग करने के बाद इसका जो दूसरा एंड है उसको ड्रायर फिल्टर ब्रेज कर देना है, यानी ड्रायर फिल्टर के साथ इस कंडेंसर की पाइप को ब्रेजिंग करना है। मैंने ड्रायर फिल्टर को थोड़ा सा कॉपर का एक्सटेंशन लगवा के रखा है पहले से ही। कंडेंसर का जो पाइप है ये लोहे का है और ड्रायर फिल्टर का जो पाइप का एंड है वो कॉपर का है। तो यहाँ कॉपर और लोहे का ब्रेजिंग करना है, इसलिए इस ब्रेजिंग को करते समय फ्लक्स पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, तभी ये जो जॉइंट है ये परफेक्ट हो सकता है। मैंने यहाँ ड्रायर फिल्टर का जो टाँका है वो अच्छी तरह से लगवाया है। अगर इसके पीछे की साइड से अगर देखना है आपको कि इसका टाँका जो है ठीक तरह से लगा है कि नहीं, तो आप इस तरह से मिरर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो टाँका है ये परफेक्ट लग चुका है। अब क्या करना है, इसका जो कैपिलरी ट्यूब है इसको भी यहाँ ब्रेजिंग कर देना है। कैपिलरी ट्यूब को कट करने के लिए हमेशा कैपिलरी कटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए और कट करते समय थोड़ा तिरछा कट करना चाहिए। मैंने कैपिलरी ट्यूब को कट कर दिया है। अभी ये जो ड्रायर फिल्टर है उसके साथ इस कैपिलरी ट्यूब को ब्रेजिंग करते हैं। कैपिलरी ट्यूब का ये टाँका भी ठीक तरह से लग गया है। अब सिर्फ सक्शन पाइप का ब्रेजिंग बाकी है। अब हमें क्या करना है, ये जो ड्रायर फिल्टर है उसको उसके ठिकाने पे थोड़ा एडजस्ट करके लगवाना है। कैपिलरी ट्यूब को भी उसकी जगह पे एक जगह बांध के रखना है। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसका जो सक्शन पाइप है उसको ब्रेजिंग कर लेता हूं, ताकि ब्रेजिंग का जो हमारा काम है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम इस सिस्टम को वैक्यूम करेंगे। सक्शन पाइप का भी ब्रेजिंग हो चुका है। एक बार मिरर की सहायता से हम पीछे का भी टाँका देख लेंगे कि ठीक तरह से लगा है कि नहीं है। ब्रेजिंग का काम पूरा हो चुका है। अभी हम सिस्टम को वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने से पहले ही सिस्टम में लीकेज चेक करने के लिए 100 psi तक का प्रेशर देके लीकेज चेक करना है। इसके लिए मैंने जो भी पूरा सेटअप है यहाँ लगा के रखा है। इस दूसरे वाले कंप्रेसर की मदद से मैंने इस फ्रिज के सिस्टम में 100 psi तक का प्रेशर भर के रखा है। अभी कुछ देर के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट 2 घंटे बीत चुके हैं। ये जो सुई पहले की जहाँ थी वही की वही है। इसका मतलब इस सिस्टम में कोई भी लीकेज नहीं है। तो मैं अभी इस जो प्रेशर जो भरा हुआ है इस प्रेशर को रिलीज़ कर देता हूँ, ताकि हमें सिस्टम को आगे वैक्यूम कर देना है। इस सिस्टम को वैक्यूम करने के लिए हमेशा डबल स्टेज वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास वैक्यूम पंप अवेलेबल नहीं है।
तो मैं आपको एक दूसरे कंप्रेसर की मदद से इसको वैक्यूम करने वाला हूँ। मैंने इस ब्लैक पाइप को डिस्चार्ज लाइन से निकाल के सक्शन लाइन के ऊपर कनेक्ट कर दिया है ताकि हम सिस्टम को वैक्यूम कर सकें। मैंने कंप्रेसर को ऑन कर दिया है। जैसे ही कंप्रेसर ऑन हो गया वैसे ये जो सुई है ये 0 से माइनस की तरफ जाने लगी है। कम से कम हम 45 मिनट्स तक इस सिस्टम को वैक्यूम करेंगे और उसके बाद इसमें गैस रिचार्ज करेंगे। वैक्यूम करते समय भी ब्रेजिंग टॉर्च की मदद से कंडेंसर को हल्का सा गर्म रखें ताकि कंडेंसर के अंदर जो भी अगर मॉइस्चर वगैरह है तो वो भी वैक्यूम से निकल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो फ्रीजर बॉक्स है इसके अंदर भी अगर आप एक 100 वाट का बल्ब जो है वो चालू करके रखें तो ये फ्रीजर बॉक्स भी अंदर से गर्म रहेगा और वैक्यूम 100% हो जाएगा। करीब 45 मिनट्स के बाद ये जो सुई है पूरी माइनस में चली गई है। इसका मतलब इसका जो वैक्यूम है पूरी तरह से हो गया है। अभी हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। इस ब्लैक वाली पाइप को मैं यहाँ से निकाल के R134 ये जो रेफ्रिजरेंट है जो कि इस सिस्टम में हम चार्ज करने वाले हैं उसका जो कैन है उस कैन को इस ब्लैक वाले पाइप के साथ कनेक्ट कर देना है। इससे पहले क्या करना है, ये जो फ्रिज का कंप्रेसर है इसका OLP और रिले कनेक्ट करके रखना है क्योंकि थोड़ा गैस चार्ज करने के बाद इस कंप्रेसर को हमें चालू करना है। तो मैंने OLP और रिले को यहाँ फिट कर दिया है। अभी इस ब्लैक पाइप को इस R134 ये कैन के साथ कनेक्ट करना है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और गैस रिचार्ज करते समय हमेशा इस कैन को उल्टा रख के ही चार्ज करना है क्योंकि जब आप कैन को उल्टा पकड़ोगे तभी इसका जो लिक्विड गैस है वो चार्ज हो जाएगा। हमें ड्राई गैस को चार्ज नहीं करना है, लिक्विड गैस अंदर जानी चाहिए सिस्टम के अंदर, इसलिए कैन को हमेशा उल्टा रख के ही गैस को चार्ज करना है। तो सबसे पहले इसका जो ये प्रेशर गेज है इसका वॉल मैंने बंद करके रखा है ताकि जब भी मैं इस कैन से गैस छोड़ दूंगा तो सिर्फ ये जो ब्लैक वाली पाइप है इसमें ही गैस भर जाएगी, यहाँ तक ही, आगे नहीं जाएगी जब तक ये प्रेशर गेज का वॉल में खोलता नहीं। ठीक है, तो ये ब्लैक पाइप में क्या है कि थोड़ी पहले से हवा भी है, तो ये हवा निकालने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से लूज़ कर देना है और थोड़ी गैस यहाँ से निकाल देनी है और उसके बाद इसको टाइट करना है। ठीक है, और ये होने के बाद इस वॉल को यहाँ से खोल देना है ताकि जो गैस है वो आगे सिस्टम में धीरे धीरे छोड़नी है, एकदम से छोड़नी नहीं है, धीरे धीरे थोड़ी गैस छोड़ देनी है और थोड़ी गैस छोड़ देने के बाद हमें कंप्रेसर को ऑन करना है और देखना है कि इसमें बैक प्रेशर जो है ये 10 से 12 PSI तक जब तक मेंटेन होता है तब तक इसमें गैस छोड़नी है। ठीक है, तो थोड़ी गैस मैंने यहाँ रिलीज़ कर दी है और अब मैं क्या करता हूँ, कंप्रेसर को ऑन कर देता हूँ। और जैसे ही मैं कंप्रेसर को ऑन कर दिया, ये जो प्रेशर गेज की सुई है वो धीरे धीरे नीचे आने लगी है क्योंकि हमने पूरी तरह से इसमें गैस अंदर चार्ज नहीं की है। तो सुई हमें 10 या 12 के बीच में मेंटेन करनी है, तो और थोड़ी गैस छोड़नी ज़रूरी है। तो धीरे धीरे करके गैस को छोड़ते रहना है जब तक ये जो सुई है ये 10 और 12 के बीच में या 10-12 तक मेंटेन नहीं होती है, तब तक थोड़ी थोड़ी करके गैस छोड़नी है। तो दोस्तों, हमें जितना बैक प्रेशर चाहिए था उतना मेंटेन हो गया है और ये जो कंडेंसर है ये भी हल्का हल्का गर्म हो रहा है। इसका मतलब अंदर जो फ्रीजर बॉक्स है उसमें कूलिंग स्टार्ट हो गई होगी। आगे चल के फ्रीजर बॉक्स में भी चेक करेंगे कि थोड़ी कूलिंग स्टार्ट हो गई है कि नहीं है। ठीक है, मैंने अंदर थोड़ा पानी भर के रखा था, वो भी एक बार चेक करेंगे। ये देखिए, इसमें पानी जो है ये थोड़ा थोड़ा चिल्ड होना शुरू हो गया है। इसका मतलब जो गैस चार्जिंग की प्रोसेस है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और ये जो फ्रिज है पूरी तरह से
काम करने लगा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।